हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी और इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर ये है चैप्टर 2 जिसमें हम पढ़ रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। और एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन के अंदर जो मैंने टॉपिक शुरू किया था इट इज इवापोरेशन। और इवापोरेशन का कंसेप्ट हमने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, दैट इज लेक्चर नंबर 18। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन। है ना, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि इस टॉपिक से शॉर्ट नोट्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरपूर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, सो एक लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे बना के दिया है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। पहले इस लिस्ट को लिखिए, फिर वन बाय वन करके हम इन सारे फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी एंड इट्स सीजनल इफेक्ट या फिर साइज ऑफ वाटर बॉडी। दूसरा, सरफेस एरिया ऑफ वाटर बॉडी। तीसरा, विंड वेलोसिटी। चौथा, टेम्परेचर। पांचवा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिक्स, क्वालिटी ऑफ वाटर। सेवेंथ, ह्यूमिडिटी। ओके, तो ये 7 फैक्टर्स हैं जो आपके रेट ऑफ इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो चलिए अब वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग बनाइए, इन्फ्लुएंस ऑफ डेप्थ ऑन रेट ऑफ इवापोरेशन। लेट्स सपोज कोई दो वाटर बॉडी मैंने कंसिडर कर लिया, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, लेकिन एक वाटर बॉडी का डेप्थ जो है वो कम है, दूसरे का डेप्थ जो है वो ज्यादा है। जिसका डेप्थ कम है उसको हम सैलो कहेंगे, ओके, और जिसका डेप्थ ज्यादा है उसको हम कहेंगे डीप लेक। नाउ डेप्थ का इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसको समझने से पहले एक चीज आप पहले समझ लीजिए। देखिए, वाटर बॉडी का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उस बॉडी से इवापोरेशन उतना ज्यादा होगा, है ना। अगर पानी ज्यादा गर्म रहेगी तो वो भाप ज्यादा बनेगा उससे, समझ में आया। तो अब यहाँ पे दो तरह के सीजन आते हैं हमारे पास, एक समर सीजन हो जाता है, दूसरा हो जाता है विंटर सीजन। तो ये जो लेक है, सैलो लेक और डीप लेक, दोनों का बिहेवियर अलग अलग होता है समर और विंटर में। अब वो क्या होता है देखिए, ध्यान से सुनिएगा। समर सीजन में क्या होगा, ओके, समर सीजन में क्या होगा, चूंकि जो सैलो लेक है इसकी डेप्थ कम है ना, तो इस पूरे लेक का थ्रू आउट इट्स डेप्थ, ये पूरे डेप्थ में जितना भी पानी है वो सारा पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा समर सीजन में फॉर सैलो लेक। लेकिन डीप लेक के केसेस में क्या होगा, चूंकि इसका डेप्थ काफी ज्यादा है तो इसका थ्रू आउट इट्स डेप्थ एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर वो अटेंड नहीं कर पाएगी। इन सब चीजों को मैंने आपको यहां पर भी बताया था इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, अगर आपने पढ़ा है तो, है ना। तो ये थ्रू आउट लेक डेप्थ ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर अटेंड नहीं कर पाएगा। तो जनरली होता क्या है डीप लेक के केस में कि ऊपर का जो वाटर है, ओके, ये थोड़ा अधिक गर्म रहता है। ओके, इसका टेम्परेचर मान लो ये T1 हो गया और ये T2, तो समर सीजन का बात कर रहा हूं। तो ऊपर का जो वाटर है ऊपरी हिस्से में ये ज्यादा गर्म रहेगा मतलब जो हाई डेप्थ पे जो पानी है उसके कंपैरिजन में, है ना। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल ये ऐसा हुआ है, सैलो लेक के केस में थ्रू आउट इट्स डेप्थ टेम्परेचर अच्छा है, हाई है, तो इसलिए वहां से इवापोरेशन ज्यादा होगी। लेकिन डीप लेक के केस में थ्रू आउट इट्स डेप्थ टेम्परेचर आपका एक जैसा नहीं है ना। और कहीं ना कहीं अगर आप टोटल एवरेज टेम्परेचर देखेंगे इस डीप लेक का इन समर एज कंपेयर टू सैलो लेक, तो डीप लेक का टेम्परेचर कम रहेगा। तो यहां से ऑब्वियसली इवापोरेशन जो होगी वो कम आएगी, समझ में आ रहा है। तो ये चीज हो जाएगा। तो समर में ये होता है कि T1 विल बी ग्रेटर देन T2। तो समर सीजन का बात क्लियर हो गया। ओके, नाउ विंटर सीजन में अगर बात करें तो विंटर सीजन में देखो ठंड होती है, ठंड है तो हवा जो है वो भी ठंड है, ठंडा हवा है, कोल्ड है। तो सैलो लेक का जो टेम्परेचर है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा सैलो लेक, क्योंकि उसका जो डेप्थ है, वाटर बॉडी का डेप्थ है, वो डेप्थ काफी कम है, इसलिए वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। लेकिन जो डीप लेक है ना, समर सीजन में जो टेम्परेचर इसने धीरे धीरे करके एक्वायर किया था, है ना, जो धीरे धीरे पानी गर्म हुई थी, अब विंटर सीजन जैसे ही आती है तो वो फ्रीक्वेंटली तुरंत आसानी से इजीली उसका टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होता है, वो एक लंबा समय लगता है उसको ठंडा होने में, उस पूरा वाटर बॉडी को। सो बिहेवियर ये हो जाता है कि डीप लेक का जो टेम्परेचर है विंटर सीजन में वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सैलो लेक। इसलिए विंटर सीजन में
सैलो लेक से, सॉरी डीप लेक से इवापोरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सैलो लेक। तो ये थी आपकी डेप्थ का बिहेवियर और किस तरह से डेप्थ इफेक्ट करता है। और बेसिकली इसमें गेम किसका है, वाटर बॉडी का टेम्परेचर का। समझ में आया? सो इस बात को लिख लीजिए, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से ड्राइंग बना लीजिएगा, एक सैलो लेक, डीप लेक, फिर यहाँ पे दिखा देना, आप यहाँ पे लिख देना समर सीजन। चलिए मैं लिख देता हूं, फिर उसको आप लिखिएगा। सो लिखिए, इन समर shallow depth of water permit rapid increase in temperature during daytime, and hence evaporation is more in shallow water bodies. Next, in winter temperature fall of surrounding air, but temperature of deep lake does not fall easily, and thus water remains relatively warmer. So in winter evaporation is more from deep lakes. Okay, so this is the first factor, that how depth influence the rate of evaporation. तो समझ में आ गया सैलो और डीप। तो क्वेश्चन आएंगे इससे। ओके, विंटर में किससे ज्यादा, समर में किससे ज्यादा, ओके, और किस तरह से डेप्थ अफेक्ट करता है। तो बेसिकली एक स्टेटमेंट आप और लिख सकते हैं कि एज द वाटर बॉडी इज वार्मर इवापोरेशन विल बी मोर। जितना ज्यादा पानी गर्म होगा इवापोरेशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट के आधार पर हमने ये कंक्लूजन समर और विंटर के केस में डिराइव कर लिया। नाउ नेक्स्ट जो फैक्टर है, ओके, ये क्या है, सरफेस एरिया। तो देखो सरफेस एरिया मतलब समझ रहे हो ना, मतलब टॉप सरफेस। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया एक्सपोज्ड होगा एटमॉस्फेयर को, इवापोरेशन उतना ज्यादा होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि लिख सकता हूँ, लिखिए, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, है ना। या फिर ऐसे लिखिए, इवापोरेशन is directly proportional to surface area। ठीक है, अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया कहने का मतलब है सरफेस एरिया जितना कम इवापोरेशन उतना कम। तो ये एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं इन कंजर्वेशन ऑफ रिजर्वायर में। ओके, मतलब इवापोरेशन लॉसेस को प्रिवेंट करने में। तो हम कोई भी रिजर्वायर को ऐसा डिजाइन करते हैं कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो, है ना। क्यों, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। समझ में आया? तो जैसे कि किस तरह का सरफेस एरिया आपको, मतलब किस तरह का सरफेस एरिया में आपको मिनिमम सरफेस एरिया मिलेगा। तो देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया, दूसरा ये है ना इस तरह का कनकेव सरफेस, तीसरा इस तरह का कॉन्वेक्स सरफेस। तो मिनिमम सरफेस एरिया किस केस में मिलेगा, इन केस ऑफ कनकेव सरफेस, दिस इज द मिनिमम सरफेस एरिया। तो अगर ये सरफेस एरिया मिनिमम है तो इवापोरेशन भी इस सरफेस एरिया से कम होगी, है ना। तो ये पहला वाला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये ऑर्डर एग्जाम में पूछ सकता है ड्राइंग देके। तीसरा जो है कॉन्वेक्स सरफेस, है ना, ये क्या है, कॉन्वेक्स सरफेस, इसका सरफेस एरिया आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो अगर यहाँ ये सरफेस एरिया मैक्सिमम मिलेगा, इवापोरेशन विल बी आल्सो मैक्सिमम, इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। समझ में आया? तो ये एक ऑर्डर या फिर लॉजिक बना क्वेश्चन में पूछ सकता है, तीन डायग्राम देके कि कहाँ से इवापोरेशन ज्यादा या फिर कौन सा सरफेस एरिया कम। तो लॉजिक क्या है, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। सरफेस एरिया कम, इवापोरेशन कम, सरफेस एरिया ज्यादा, इवापोरेशन ज्यादा। क्लियर है? सो दिस इज द सेकंड फैक्टर। अब चलिए आगे चलते हैं तीसरा फैक्टर की ओर। देखो विंड वेलोसिटी किस तरह से अफेक्ट करेगा आपका रेट ऑफ इवापोरेशन को। मैं एक उदाहरण देता हूँ। लेट्स सपोज कि एक कंटेनर है या फिर कोई एक वाटर बॉडी है ना, ये एक वाटर बॉडी है। अब इस वाटर बॉडी से हुआ यूं, इवापोरेशन हुई तो इसके जस्ट ऊपर जो एयर का लेयर है, हवा है, ठीक है। तो इवापोरेशन जो होगा तो वेपर जो निकलेगा सबसे पहले इसको सैचुरेट करने का कोशिश करेगा। तो मान लो ये धीरे धीरे ये सैचुरेट हो गई कंप्लीटली।
अगर ये सैचुरेट हो गया वेपर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस एयर मास में वॉइड है ही नहीं कि वो वेपर ले पाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इसके अगल बगल से एक तेज गति का हवा आया, है ना, एयर आई, और इस लोकेलिटी में जस्ट वाटर सरफेस के ऊपर जो एयर था जिसको सैचुरेट किया गया, इसको उड़ा के कहीं दूसरे लोकेशन पे ले गई, डिस्पर्स कर दी, है ना, इधर उधर फैला दी। तो क्या हुआ, अब इसके जगह पर नया एयर है जो कि अभी सैचुरेटेड नहीं है। तो फिर से इवापोरेशन जब होगा तो वेपर जब निकलेगी फिर उस एयर मास को सैचुरेट करने का कोशिश करेगी। समझ में आ रहा है? तो विंड इस तरह से इफेक्ट करता है। तो अगर आपका विंड वेलोसिटी काफी तेज है, हाई है ना, और आपका वाटर बॉडी का साइज भी काफी ज्यादा है, लेट्स सपोज कि वाटर बॉडी का साइज काफी ज्यादा है, तो बहुत सारा वेपर निकल रहा है। तो बहुत सारा वेपर अगर निकल रहा है तो उसके ऊपर में जो जस्ट एयर मास था उसको काफी ज्यादा सैचुरेट कर दिया है ना, सैचुरेट हो गया और वो काफी हैवी हो गई है। तो आपको हाई स्पीड विंड चाहिए होगी ताकि उस पूरे सैचुरेटेड एयर मास को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा पाए या फिर उस इलाके में डिस्पर्स कर पाए। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से विंड वेलोसिटी इफेक्ट करता है। अब देखिए और एक पॉइंट इसमें कहा जाता है कि मान लो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना हाई स्पीड विंड होगा इवापोरेशन रेट उतना फास्टर होगा, ऐसा नहीं है। ये एक सर्टेन लिमिट तक ही होता है। एक सर्टेन लिमिट तक कहने का मतलब है, मतलब विंड वेलोसिटी इतना सफिशिएंट होना चाहिए, हम ऐसा कहते हैं कि विंड वेलोसिटी इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो जो सैचुरेटेड एयर मास है बस उसको डिस्पर्स कर पाए, उतना ही, है ना। अगर इतना कर पा रहा है तो इसके बाद भी अगर वेलोसिटी ऑफ विंड इंक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। रेट ऑफ इवापोरेशन जो है वही रहेगा, ओके। लेकिन बस ये होना चाहिए, विंड वेलोसिटी इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि उस इलाके से वेपर्स को डिस्पर्स कर पाए। समझ में आया? तो दैट क्रिटिकल लिमिट ऑफ विंड वेलोसिटी जिसके करस्पॉन्डिंग ये चीज पॉसिबल हो रहा है उसको क्रिटिकल विंड स्पीड कहा जाता है। इस केस में जब हम एनालिसिस करेंगे आगे मेयर्स फॉर्मूला में बताऊंगा मेजरमेंट में, तो वहां पे मैं ये समझाऊंगा, ओके। सो इस तरह से विंड वेलोसिटी इफेक्ट करता है। तो आप इसको लिखिए, हम लिख देते हैं, उसके बाद लिखिए इवापोरेशन रेट इंक्रीजेस ड्यू टू फास्टर विंड, ओके। विंड के कारण इवापोरेशन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ विंड वेलोसिटी इज वेरी हाई and is sufficient to remove all the vapor above the liquid surface, ओके। कह रहा है अगर विंड वेलोसिटी इतना अच्छा है एंड वो इतना सफिशिएंट है कि जितना भी वेपर जमा हो रहा है लिक्विड सरफेस के ऊपर उसको रिमूव कर पा रहा है, तो उसके बाद अगर कोई विंड वेलोसिटी में इंक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ इवापोरेशन में किसी भी तरह का बढ़ोतरी नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ इवापोरेशन तो फिक्स है। देन एनी फर्दर इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी विल नॉट अफेक्ट दी इवापोरेशन रेट। और इवापोरेशन और विंड वेलोसिटी के बीच में एक वेरिएशन बनता है इस तरह का, ये पैराबोलिक वेरिएशन होती है। एग्जामिनेशन में ये चीज भी पूछा जा सकता है, इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर ज्यादा इवापोरेशन ज्यादा, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका सुनो मैंने इसको बार बार आपको बता रखा है। लेट्स सपोज कोई वाटर बॉडी है, इवापोरेशन हो रही है, तो इवापोरेशन हो रही है तो इसके अगल बगल जो लेयर है पहले ये सैचुरेट होगा। अब इसके ऊपर वाले एयर का अगर बात करें तो इसका जो प्रेशर है इट इज EA मान लो, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या फिर एक्चुअल प्रेशर ऑफ एयर। तो मान लो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो वेपर पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर ऑफ एयर मास से सेकेंड लेयर ऑफ एयर मास पे जा पाएगा नहीं, क्योंकि इसको कोई ऊपर से दबा रहा होगा, ऐसा लगेगा, तो एस्केप करने नहीं देगा। समझ में आ रहा है? मतलब EA अगर ग्रेटर हो गया ES से, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सैचुरेशन वेपर प्रेशर, तो इवापोरेशन होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए डाल्टन्स लॉ को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इवापोरेशन is inversely proportional to एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है, क्योंकि हम बैरोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस को यूज करके इसको
मेजर करते हैं, फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है कि इवापोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप जानते हो जैसे जैसे आपका अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा, मतलब जमीन से आप ऊपर जाएंगे पहाड़ पर्वत की ओर, तो एट एनी पर्टिकुलर लेवल आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कम होगा। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि कोई लेक नीचे है, मतलब मान लो एक पहाड़ है और यहाँ पर एक लेक है और एक लेक नीचे जमीन पर है, तो ऑब्वियसली ये लेवल 1, ये लेवल 2, तो लेवल 2 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, लेवल 1 पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट लेवल 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए इवापोरेशन ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा जनरली होगा नहीं। क्यों? मैंने यहाँ पे टेम्परेचर का भी तो कोरिलेशन बताया है, इवापोरेशन इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, टेम्परेचर भी तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको और भी पता है, लैप्स रेट। जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा टेम्परेचर आपका फॉल होते रहता है, तो उसको हम लैप्स रेट कहते हैं, है ना। तो एट हायर अल्टीट्यूड टेम्परेचर आपका डिक्रीज रहेगा, है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू दैट एट हायर अल्टीट्यूड इवापोरेशन विल बी मोर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम होता है। तो इस स्टेटमेंट को यूज करके ये लॉजिक बना के क्वेश्चन भी पूछा गया, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्यों? टेम्परेचर हो सकता है वहां पे कम हो, लेकिन अगर टेम्परेचर भी ज्यादा है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर टेम्परेचर भी ज्यादा है तो इवापोरेशन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक पूछेगा तो आपको इस तरह से जवाब देना है, उसकी आंसर करनी है उसको। ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर क्वालिटी किस तरह से अफेक्ट करता है? देखो, दो तरह का पानी मैं लेता हूं, एक नॉर्मल जो जमीन के ऊपर पानी है, नॉर्मल वाटर, दूसरा सी समुद्री पानी जो है सी वाटर, है ना। सी और नॉर्मल कोई रिवर है, तो सी वाटर में काफी नमक है, डिजॉल्व सॉलिड है, इसमें काफी नमक वगैरह है, डिजॉल्व सॉलिड है। तो इसको हम कहेंगे क्या? ये क्या है? ये इम्प्यूरिटी है ना। ये क्या है? ये इम्प्यूरिटी है। तो इन डिजॉल्व सॉलिड या फिर सॉल्ट के प्रेजेंस होने के कारण ये क्या करता है, सी वाटर के अबाव, मतलब इसका सैचुरेशन वेपर प्रेशर को ये कमा देता है ना। इसका इस तरह के इम्प्यूरिटीज के प्रेजेंस होने के कारण सैचुरेशन वेपर प्रेशर रिड्यूसेस। प्रेशर इज लेस। तो अगर सैचुरेशन वेपर प्रेशर इज लेस, तो मैंने डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग में मैंने बताया था कि इवापोरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैचुरेशन डेफिसिट। सैचुरेशन डेफिसिट माने ES माइनस EA, है ना। सैचुरेशन वेपर प्रेशर माइनस एक्चुअल वेपर प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो भी है उस इलाके में, प्रिवेलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये होगा सैचुरेशन डेफिसिट। तो अगर ES कम हो गया तो सैचुरेशन डेफिसिट कम होगा। अगर सैचुरेशन डेफिसिट कम हो गया तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा कि नहीं होगा, है ना। तो रेट ऑफ इवापोरेशन कम हो जाएगा। इसलिए जनरली ऐसा होता है कि जो सी वाटर है यहां से इवापोरेशन कम होती है, ओके। सी समुद्री क्षेत्र से इवापोरेशन कम होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल फ्रेश वाटर। और ये चीज देखा गया है कि ये कितना कम होती है, लगभग 2 से 3% कम होती है। समझ में आ रहा है? लगभग 2 से 3% कम होती है। और दूसरा स्टेटमेंट ये भी है कि एवरी 1% इंक्रीज इन सैलिनिटी, मतलब नमक का कंटेंट अगर 1% इंक्रीज होगा तो 1% इवापोरेशन भी डिक्रीज होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसके कारण ये इवापोरेशन कम होगा, नॉट ओनली डिजॉल्व सॉलिड। ये देखो, डिजॉल्व सॉलिड एक तरह का टर्बिडिटी भी है। अगर ये एक तरह का टर्बिडिटी है तो हीट ट्रांसफर में ये थोड़ा रुकावट क्रिएट करता है, मतलब ओवरऑल आपका वाटर बॉडी गर्म नहीं हो पाएगा। अगर ओवरऑल वाटर बॉडी आपका गर्म नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो इवापोरेशन ऑब्वियसली कम होगी कि नहीं, है ना, क्योंकि आपका हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रिड्यूसेस, तो इसलिए भी इवापोरेशन कम होगा। दूसरा, सैलिनिटी, अगर हम कंसीडर करें सी वाटर को, तो सैलिनिटी के कारण वेपर प्रेशर आपका कम हो जाता है, तो इस कारण से भी इवापोरेशन आपका लॉस होगा। समझ में आ रहा है? तो इन सब चीजों को लिखिए, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर फैक्टर अफेक्टिंग एज ए शॉर्ट नोट्स डाल देगा तो आपको इन सब चीजों को लिखना होगा। लिख देता हूं, फिर लिखिएगा। लिखिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट
नमक होने के कारण it reduces the saturated vapor pressure of water ES, that is ultimately saturation deficit falls, hence rate of evaporation falls. Clear? Next point लिखिए, it is observed that evaporation from sea water is 2 से 3% less than fresh water body. Next point, further it is observed that for every 1% increase in salinity, evaporation decreases by 1%. Next, turbidity also affects the evaporation as it reduces rate of heat transfer within water body, है ना। तो ये सारे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो कि क्वालिटी ऑफ वाटर से आपको लिखने होंगे, समझने होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, ह्यूमिडिटी किस तरह से अफेक्ट करता है आपका इवापोरेशन को। देखिए टॉपिक बड़ा छोटा था, जितना आपको रिक्वायर्ड थी और जिस बेस्ट हिसाब से आप समझ पाते मैंने समझाने की कोशिश की। इसे ज़्यादा समझने पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये एक शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएंगे, तो इसको जितना चीज़ मैंने जो जो बातें आपको डिस्कस किए हैं इतने बातों को ध्यान रखिएगा, काम बन जाएगा। क्लियर है? और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं समझने की। नाउ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब मैंने बताया था आपको, ह्यूमिडिटी इट इज रेशियो ऑफ, या फिर इसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के टर्म्स में हम लिख सकते हैं, है ना। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इट इज रेशियो ऑफ क्या है, एक्चुअल एटमॉस्फेरिक प्रेशर EA डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, है ना, दिस रेशियो। तो ह्यूमिडिटी आपको क्या बताता है, ह्यूमिडिटी आपको ये बताता है कि बाय व्हाट एक्सटेंट योर एयर इज सैचुरेटेड, है ना, ये चीज बताती है। अगर ह्यूमिडिटी आपका ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी आपका ज्यादा, अब सुनो, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो मतलब सैचुरेशन ज्यादा है एयर का। अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब एयर इज नॉट फुली सैचुरेटेड, मतलब उतना ज्यादा सैचुरेशन नहीं है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो एयर इज मोर सैचुरेटेड, अगर एयर इज मोर सैचुरेटेड तो सैचुरेशन डेफिसिट कम, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ इवापोरेशन विल बी लो। अगर एयर इज लेस सैचुरेटेड मतलब ह्यूमिडिटी कम है तो मतलब सैचुरेशन डेफिसिट इज मोर, तो रेट ऑफ इवापोरेशन विल बी मोर। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब भी कोई चीज का फ्लो होता है तो वो हाई मॉइस्चर कंटेंट से लो मॉइस्चर कंटेंट में फ्लो होगा। कहीं ज्यादा पानी कहीं कम पानी है, कहीं ज्यादा प्रेशर है कहीं कम प्रेशर है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर, ज्यादा पानी से कम पानी, समझ रहे हैं, तो इस तरह से फ्लो होगा। ओके, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है इसका मतलब एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा वेपर है। ओके, तो आपका जो इवापोरेशन है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब एटमॉस्फेयर में अभी उतना वेपर नहीं है, मतलब अभी उतना सैचुरेटेड नहीं है, सैचुरेशन डेफिसिट काफी कम है, काफी ज्यादा है, इसलिए आपका इवापोरेशन ज्यादा होगा। इस तरह से ये ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है। तो इस चीज को लिख लीजिए, इफ ह्यूमिडिटी इज मोर, if humidity is more, the evaporation will be less because moisture gradient will be low, है ना, moisture gradient will be less, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, या because saturation deficit will be low। will be less, है ना। सिंपल से एक स्टेटमेंट में आपने समझ लिया, लिख लिया। ओके ओके, मतलब जब भी आपका फ्लो होगा वाटर का, मॉइस्चर का, तो फ्रॉम पॉइंट ऑफ हायर मॉइस्चर कंटेंट टू लो मॉइस्चर कंटेंट फ्लो होगा। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है। ओके, तो फ्लो जो मॉइस्चर ग्रेडियंट बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, तो आपका फ्लो नहीं होगा उतने अच्छे से। अगर फ्लो नहीं होगा मतलब वेपर डिस्पर्स नहीं हो रही है, अगर वेपर डिस्पर्स नहीं हो रही है कहने का मतलब है आपका इवापोरेशन कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज ये है। नाउ अब ह्यूमिडिटी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको मेजर हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक डिवाइस है बच्चों, एक इक्विपमेंट है जिसको हम कहते हैं साइक्रोमीटर।
या फिर हाइग्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर, आप कुछ भी कह सकते हो। ओके, इस डिवाइस को यूज करके ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। डिवाइस का नाम लिख लीजिए, साइक्रोमीटर। ओके, साइक्रोमीटर या फिर हाइड्रोमीटर को यूज करके हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रो, HYG। हाइड्रोमीटर तो वो सॉइल में आता है ना, सॉइल क्लासिफिकेशन में। तो ये हाइग्रोमीटर है, साइक्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर को यूज करके, दोनों एक ही नाम है, को यूज करके हम ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं। क्लियर है? So this is what your factors affecting the rate of evaporation। अगर इस वीडियो में किसी तरह का आपको डाउट है तो आप हमको ग्रुप में पूछिए। जो भी एनरोल्ड स्टूडेंट है हाइड्रोलॉजी में, सबको मैंने एक ग्रुप में ऐड कर रखा है, आप वहाँ पे हमको डाउट पूछ सकते हैं अगर किसी भी तरह का डाउट आया तो। ओके, सो गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन, कि इवापोरेशन को कैसे मेजर किया जाता है। मैं जितने भी चीज़ों को पढ़ाता हूँ आपको, उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। एग्जामिनेशन तो आपके हाथ का गेम है, बस वीडियो पढ़ो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन लगाओ। वो काम भी मैं कर दूंगा, क्वेश्चन भी लगवा दूंगा, बस दिमाग लगाओ, चीज़ों को अच्छे से संजो के रखो और टाइम टू टाइम प्रॉपर रिवीजन करिए। और क्वेश्चन बनानी तो जरूरी है, ESC का बनाओ, गेट का बनाओ, SSC JEE वाले बनाओ, है ना। क्वेश्चन लगाना आपको, आपके लिए बहुत जरूरी है, तभी जाके एग्जाम निकलेगा। क्वेश्चन लगाओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रैक्टिस में रहोगे, एग्जामिनेशन के और करीब पहुंचोगे। सोचो, मान लो कि ये 10th का ही एग्जाम है या फिर कोई इंजीनियरिंग का कोई एग्जाम है, बस इतना पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, एग्जाम निकालना है। ओके, गुड लक।